पाकिस्तान। पिछले 3 दशकों से ये मुल्क दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह था। चाहे वो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकवादी हों, मुंबई को दहलाने वाले 26/11 के मास्टरमाइंड हों, या फिर कश्मीर में फिदाइन हमले करवाने वाले कमांडर्स, इन सब का पता एक ही था, पाकिस्तान। यहाँ की सरकार, यहाँ की आर्मी और यहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने इनके लिए एक अभेद किला बना रखा था। उन्हें नए नाम दिए गए, नई पहचान दी गई और सरकारी सुरक्षा के बीच आलीशान घरों में रखा गया। वो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, रैलियां करते थे और खुलेआम घूमते थे। उन्हें लगता था कि वो अनटचेबल हैं। उन्हें लगता था कि भारत का कानून सरहद पार नहीं कर सकता। लेकिन मार्च 2022 के बाद ये भ्रम टूट गया। अचानक पाकिस्तान की सड़कों पर लाशें गिरने लगीं। ये कोई गैंगवार नहीं था, ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी, मरने वाले कोई आम अपराधी नहीं थे। ये वो लोग थे जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर थे। कोई फर्नीचर की दुकान में मारा गया, कोई सुबह की नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद के अंदर ढेर हो गया, तो कोई अपने ही घर के बाहर अपनी ही सुरक्षा के बीच एक गोली का शिकार बन गया। मारने वाले कौन थे, किसी को नहीं पता। वो आते थे, अपना काम करते थे और हवा में गायब हो जाते थे। पाकिस्तानी मीडिया और पुलिस ने उन्हें एक नाम दिया, अननोन गनमैन, यानी अज्ञात हमलावर। लेकिन क्या ये वाकई अननोन थे या फिर ये एक सूची समझी रणनीति थी, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसने पाकिस्तान को उसी के खेल में मात दे दी? आज हम खोलेंगे ऑपरेशन शैडो हंट की वो फाइल जिसे दुनिया की खुफिया एजेंसियां दबी जुबान में द शिफ्ट कहती हैं। ये कहानी है उस बदलाव की जब भारत ने निंदा और सबूत की नीति को छोड़कर हिसाब और सजा का रास्ता चुना। स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां दुश्मन को घर में घुसकर मारा नहीं जाता, बल्कि उसके घर को ही उसका कब्रिस्तान बना दिया जाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारत गुस्से में था, लेकिन लाचार था। उस वक्त की नीति थी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, यानी संयम। भारत दुनिया को सबूत सौंपता रहा, डोजियर भेजता रहा, लेकिन पाकिस्तान उन फाइलों को रद्दी की टोकरी में डालता रहा। हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकवादी लाहौर की सड़कों पर आजाद घूमते रहे। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हवा का रुख बदला। भारत के नए नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ने एक नई थ्योरी अपनाई। इसे अनौपचारिक रूप से कहा जाता है द डोवाल डॉक्ट्रिन। अजीत डोभाल ने एक बार साफ कहा था, यू कैन नॉट पंच अस एंड एक्सपेक्ट अस टू नॉट पंच बैक, यानी आप हमें मुक्का मारें और ये उम्मीद करें कि हम जवाब नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इस डॉक्ट्रिन का तीसरा फेस सबसे खतरनाक था, कोवर्ट डिग्रेडेशन, यानी बिना युद्ध किए, बिना सरहद पार किए दुश्मन की क्षमताओं को उसी की धरती पर खत्म कर देना, दुश्मन के मन में मौत का खौफ पैदा कर देना। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके लिए भारत को मदद मिली खुद पाकिस्तान के हालात से। 2022 और 2023 के बीच पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म से गुजर रहा था। राजनीतिक भूचाल आया हुआ था, इमरान खान की सरकार गिर चुकी थी, लोग सड़कों पर थे, फौज और पुलिस दंगों को रोकने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर थी, महंगाई 40% तक पहुंच चुकी थी। इसका नतीजा, ISI के पास अपने पालतू आतंकवादियों को सुरक्षा देने के लिए न तो पैसा बचा था और न ही मैन पावर। मसूद अजहर जैसे बड़े कमांडर्स को तो उन्होंने बंकरों में छिपा दिया, लेकिन ज़हूर मिस्त्री और शाहिद लतीफ़ जैसे मिडिल लेवल कमांडर्स खुले आसमान के नीचे छोड़ दिए गए। पाकिस्तानी सुरक्षा कवच में दरारें पड़ चुकी थीं और इन्हीं दरारों से अंदर दाखिल हुए अननोन मैन। इन हमलों की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोग मारे जा रहे थे। डरावनी बात यह थी कि हर हमले का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी, बिल्कुल एक जैसा था। एक सर्जिकल प्रिसीजन जो ये बताता है कि ये काम गली के गुंडों का नहीं, बल्कि प्रोफेशनल इंटेलिजेंस का था। आइए इस किलिंग मशीन के पुर्जों को समझते हैं। सबसे पहला हथियार, होंडा CG 125 मोटरसाइकिल। कराची से लेकर सियालकोट तक हर गवाह ने एक ही बात कही, हमलावर लाल या काले रंग की 125 cc बाइक पर आए थे। सवाल है, यही बाइक क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में होंडा 125 वहां की नेशनल बाइक है। लाखों की तादाद में ये बाइक सड़कों पर दौड़ती है। इसका इंजन एक खास थंप आवाज करता है जो शहर के शोर में घुल जाती है। ये बाइक ट्रैफिक में फंसती नहीं और वारदात के बाद हजारों बाइकों के बीच गायब हो जाती है। ये एक अदृश्य सवारी है।
दूसरा हथियार 9mm पिस्टल। शूटरों ने देसी कट्टों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जाम न होने वाली भरोसेमंद 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया और उनका निशाना डबल टैप तकनीक, 2 गोलियां सीने में और एक सिर में, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सबसे क्रांतिकारी था द हायरिंग मॉडल। इसे आप ऊबर फॉर असैसिन्स कह सकते हैं। पाकिस्तान और गार्डियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक गिग इकोनॉमी ऑपरेशन था। हैंडलर्स, जिनके नाम पाकिस्तानी एजेंसियों ने अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बताए, वो किसी तीसरे देश जैसे दुबई या मलेशिया में बैठकर ऑपरेशन चला रहे थे। वो सीधे शूटर से बात नहीं करते थे, वो डार्क वेब या डिजिटल माध्यमों से लोकल क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स को हायर करते थे। शूटर को सिर्फ टारगेट की फोटो और लोकेशन मिलती थी। उसे ये भी नहीं पता होता था कि वो किसे मार रहा है और किसके लिए मार रहा है। उसे बस काम करना था और पेमेंट हवाला या क्रिप्टो के जरिए मिल जाता था। इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। अगर शूटर पकड़ा भी जाए तो वो कभी भी भारत का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो भारत को जानता ही नहीं, तार पहले ही काट दिए गए थे। अब खोलते हैं केस फाइल्स। सबसे पहली बड़ी शिकार, टारगेट ज़हूर मिस्त्री। अपराध IC 814 का हाईजैकर और रुपिन कात्याल का हत्यारा। याद कीजिए 1999 का वो मंजर, कांधार में खड़ा भारतीय विमान, उसके अंदर 5 नकाबपोश आतंकवादी। उनमें से एक सबसे क्रूर था ज़हूर मिस्त्री। उसी ने 25 साल के रुपिन कात्याल को, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून से लौट रहा था, बेरहमी से चाकू मार मार कर तड़पा कर मार डाला था। 23 साल तक ज़हूर मिस्त्री पाकिस्तान की गोद में छिपा रहा। ISI ने उसे नया नाम दिया जाहिद अखुंड। उसे कराची की अख्तर कॉलोनी में बसाया गया और एक फर्नीचर की दुकान खोलकर दी गई। उसे लगा कि दुनिया उसके गुनाह भूल चुकी है। उसे लगा कि कराची की भीड़ में वो सुरक्षित है। 1 मार्च 2022 दोपहर का वक्त, अख्तर कॉलोनी की उस फर्नीचर शॉप के बाहर एक बाइक आकर रुकी। 2 आदमी उतरे। उन्होंने चेहरे नहीं ढके थे। वो आम ग्राहकों की तरह दुकान में दाखिल हुए। मिस्त्री गल्ले पर बैठा हिसाब कर रहा था। शूटर्स ने कोई बहस नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की। उन्होंने बस एक पल के लिए उस बूढ़े चेहरे को देखा और कंफर्म किया कि ये वही कातिल है। और फिर ठाएं 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 3 गोलियां। ज़हूर मिस्त्री वहीं ढेर हो गया। जाहिद अखुंड का नकाब उतर चुका था और नीचे वही आतंकवादी पड़ा था जिसने रुपिन कात्याल का खून बहाया था। शूटर्स ने इत्मीनान से अपनी बंदूकें अंदर रखीं, बाइक स्टार्ट की और कराची के ट्रैफिक में गायब हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसे बिजनेसमैन की हत्या बताया, लेकिन सच तब सामने आया जब उसके जनाजे में मुफ्ती असगर शामिल हुआ। मुफ्ती असगर, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का सगा भाई है। सवाल ये था, एक फर्नीचर वाले के जनाजे में ग्लोबल टेररिस्ट का भाई क्या कर रहा था? जवाब साफ था, अननोन मैन ने अपना काम कर दिया था। 23 साल पुराना हिसाब चुकता हो चुका था। ज़हूर मिस्त्री का मारा जाना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ा दी। टारगेट बशीर अहमद पीर। रैंक हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर। तारीख 20 फरवरी 2023। बशीर अहमद पीर कोई छोटा मोटा घुर्गा नहीं था। वो कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ का मास्टरमाइंड था। वो तय करता था कि कौन सा रास्ता खुला है और किसे हथियार मिलेंगे। उसे लगता था कि रावलपिंडी, जो पाकिस्तान आर्मी का गढ़ है, जहां आर्मी का GHQ है, वहां उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन 20 फरवरी की शाम एक दुकान के बाहर खड़े होकर वो शायद अपनी अगली साजिश बुन रहा था। तभी एक हेलमेट पहने शूटर उसके बिल्कुल करीब आया। पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक सिंगल शॉट फायर किया गया। बशीर अहमद पीर वहीं ढेर हो गया। ये हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश ये कि तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी ISI, तुम्हारे बंकर हमें नहीं रोक सकते। हम रावलपिंडी में तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हें मार सकते हैं। और फिर आया सबसे बड़ा शिकार। टारगेट शाहिद लतीफ। अपराध 2016 पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड। शाहिद लतीफ वो आदमी था जिसने भारत के पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया था। 2010 में भारत ने इसे गुडविल जेस्चर के तहत छोड़ दिया था, एक गलती जो भारत को बहुत भारी पड़ी। लेकिन अब गलती सुधारने का वक्त था। 11 अक्टूबर 2023 सियालकोट की नूर मदीना मस्जिद। शाहिद लतीफ सुबह की फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। उसे लगा था कि अल्लाह के घर में वो महफूज है, लेकिन उस सुबह मौत भी नमाज पढ़ने आई थी। 3 हमलावर मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने शाहिद लतीफ और उसके 2 बॉडीगार्ड्स को गोलियों से भून दिया।
जिस आदमी ने भारत में खून की होली खेली थी, वो अपनी आखिरी नमाज भी पूरी नहीं कर पाया। सियालकोट की इस घटना ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया कि पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी। पंजाब पुलिस के आईजी उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये काम एक रॉ नेशन की खुफिया एजेंसी का है। ये शूटर विदेश से हायर किए गए थे। पहली बार पाकिस्तान ने माना कि कोई है जो उनकी धरती पर क्लीन अप ऑपरेशन चला रहा है। दिसंबर 2023 आते आते पाकिस्तान में बचे हुए आतंकवादियों के बीच भगदड़ मच चुकी थी। लश्कर तैयबा का कमांडर हंजला अदनान, जिसने उधमपुर में भारतीय जवानों पर हमला करवाया था, डर के मारे कराची के एक सीक्रेट सेफ हाउस में छिप गया। उसे लगा कि उसने अपनी लोकेशन बदल ली है तो वो बच जाएगा, लेकिन अननोन मैन की नजरों से कुछ नहीं छिपता। 2 और 3 दिसंबर की बारमियाना रात उस सेफ हाउस का दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन गोलियां अंदर पहुंच गईं। हंजला अदनान को 4 गोलियां मारी गईं। पाकिस्तानी फौज उसे चुपचाप अस्पताल ले गई, खबर दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने दम तोड़ दिया। अब यह सिर्फ हत्याओं का सिलसिला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था। दिसंबर के महीने में अचानक एक अफवाह उड़ी, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कराची के अस्पताल में दाऊद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था? उन्होंने तुरंत पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब ठप। ये इंटरनेट शटडाउन ही सबसे बड़ा सबूत था कि दाल में कुछ काला जरूर है। चाहे दाऊद मरा हो या जिंदा, लेकिन उस अफवाह ने आईएसआई को इतना डरा दिया कि उन्होंने दाऊद को एक पिंजरे में कैद कर दिया। उसकी आजादी छीन ली गई। वो जिंदा होकर भी मुर्दा हो गया। उधर मसूद अजहर को बहावलपुर से हटाकर वजीरिस्तान के बंकरों में भेज दिया गया। हाफिज सईद की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी गई। सोचिए, जो आतंकवादी कभी रैलियों में माइक पर चिल्लाते थे, आज वो अपनी परछाई से डर रहे हैं। वो फोन पर बात करने से डरते हैं। वो अपने ही बॉडीगार्ड्स को शक की निगाह से देखते हैं। असली जीत उनकी मौत नहीं है, असली जीत ये खौफ है। ये शैडो वॉर सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रहा। अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 के बाद से पाकिस्तान में 20 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दिया है। दावा किया गया कि यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 भारतीय एजेंटों अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार का नाम लिया और उन पर इन हत्याओं की फंडिंग का आरोप लगाया। भारत का जवाब क्या था? वही जो एक समझदार महाशक्ति का होता है। विदेश मंत्रालय ने इसे मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन ये इनकार भी एक रणनीति थी। कूटनीति की दुनिया में इसे कहते हैं डिनाई एवरीथिंग बट लेट द मैसेज बी हर्ड। ऑपरेशन शैडो हंट की फाइलें आज भी अधूरी हैं, लेकिन जो कहानी निकलकर सामने आई है वो दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत है। अब सेफ हेवन का दौर खत्म हो चुका है। डोभाल डॉक्ट्रीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप आतंक को पालेंगे तो वो आग एक दिन आपके ही घर को जला देगी। अननोन गनमैन कोई रहस्य नहीं है, वो कर्मों का फल है। वो भारत की नई नीति का वो हथियार है जिसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। सियालकोट की उस धुंधली भरी सुबह से लेकर कराची की भीड़ भरी गलियों तक एक ही संदेश गूंज रहा है, जो भारत को घाव देगा वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे चैन की नींद नसीब नहीं होगी। यही है नया भारत। घर में घुसकर मारेगा भी और इनकार भी करेगा। ऑपरेशन शैडो हंट टू बी कंटिन्यूड। जय हिंद।